बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ अ स्पेशल ट्रांसमिशन रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड कप विच इज़ अंडर वे इन इंग्लैंड एंड वेल्स, जहां पाकिस्तान की टीम अपना आज तीसरा मैच खेलेगी और श्रीलंका के सामने होगी। अगर मौसम ने इजाज़त दी तो मैच पूरा होगा और उसके बाद नतीजा सामने आएगा। अगर आप दोनों टीमों का मुवाजना करें वर्ल्ड कप के अंदर तो रिकॉर्ड पाकिस्तान का 100% है। 7 मैचेस में अभी तक श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हरा नहीं सकी है। इस मैच पर हम बात करेंगे, हम तज्जिया लेंगे। इंग्लैंड में मौजूद एक मशहूर स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी वी आर वीडियो लिंक इन दिस प्रोग्राम टू थ्रो सम लाइट ऑन पाकिस्तान चांसेस अगेंस्ट श्रीलंका, और वेदर कैसा है ये बात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कल जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का, उसमें वेस्ट इंडीज़ की शिकस्त के अलावा बहुत सारे मुहर्रिकात ऐसे हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। अंपायरिंग पर ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा बात हुई है। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से एक्स्ट्रास बहुत ज़्यादा दिए गए, उस पर भी बात हुई है और वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार गया। गो के बहुत एग्रेसिवली वेस्ट इंडीज़ ने आगाज़ किया था, दोनों ही इनिंग्स का, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। भारत के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो विकेट कीपर हैं इंडिया की टीम के, उनको वार्न किया है कि वो जो ग्लव्स पहनते हैं वो खिलाफ कानून है। उन ग्लव्स पर इस जानिब एक ऐसा लोगो बना हुआ है जो उनके मुताबिक वो उनकी जो आर्मी है उसको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, एक तरीका है उनका। लेकिन ये आईसीसी के कवानीन इसके बारे में क्या कहते हैं, प्रोग्राम में तफसील से आपको इससे भी आगाह करेंगे। और जो चीज़ें हैं इस वर्ल्ड कप में मैदान में या मैदान के बाहर, उन पर भी हम जैसे बात करते हैं ज़रूर बात करेंगे। मेरे रेगुलर एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के जूनियर सतह पर एक बहुत बड़ा नाम और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं अपनी कोचिंग में, मोहम्मद मसरूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं? खैरियत? खैरियत से, ठीक ठाक। तीसरा रोज़ है ईद का, चल रही है? ठीक चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है माशाल्लाह वर्ल्ड कप के साथ। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट। कल मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। मैच में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने की, लेकिन हम अगर शुरुआत कर लें अंपायरिंग से, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कुछ फैसले तो नहीं, बल्कि क्रिस गेल के तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तय करके आए थे कि क्रिस गेल को तो ज़्यादा रुकने देना ही नहीं है पिच पे। क्या ऐसा होता क्या है? अंपायरिंग का फैसला मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ठीक हुए नहीं हुए, तरीक़ाकार क्या है, क्या होता है अगर कोई चीज़ कोई टीम एतराज़ कर सकती है, क्या होता है तरीका? देखिए, सबके पास राइट होता है। अपने कैप्टन रिपोर्ट जाती है आफ्टर द मैच, जो मैच रेफरी को हैंड ओवर की जाती है। वो एक सिस्टम है, जब एम्पायर्स की जो कैप्टन रिपोर्ट्स जाती हैं उसके हिसाब से सिस्टम एनालाइज करता है कि कितने पॉइंट्स किस एम्पायर को कितने मिले हैं। उसके बाद आईसीसी खुद फैसला करता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, एम्पायरिंग इज़ अ टफ जॉब, मगर ये एनालाइज करेंगे उनके कैप्टन रिपोर्ट्स के बाद। अगर कैप्टन रिपोर्ट्स नेगेटिव जाती हैं, 2-3 कैप्टन्स की मुख्तलिफ एम्पायरों पे जाती हैं रिपोर्ट्स, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट जो शेड्यूल रखता है आईसीसी या पीसीबी जैसे भी एम्पायरों का, तो वो उसके हिसाब से रखा जाता है। डिमोशन और प्रोमोशन उसके हिसाब से होती है। डीमेरिट पॉइंट्स का सिलसिला जैसे प्लेयर्स में होता है, इस तरह अंपायर्स में भी होता है। कप्तान ने तो खुल के कुछ नहीं कहा वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट काफ़ी बोले हैं इस पर और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था हमें कि तो डॉजी है डिसीजन। इसने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया वो डॉजी का इस्तेमाल किया। उस ख़ास तौर से ओवर का हवाला दिया जिसमें क्रिस गेल 2 मरतबा रिव्यू लेकर बच गए। उसके बाद फिर जिस पे वो आउट हुए उससे पहले वाला गेंद नो बॉल था, क्लियर कट नो बॉल। अगर वो नो बॉल दे दी जाती तो अगली गेंद फ्री हिट होती और फिर वो बच जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें फिर माइकल होल्डिंग ने काफ़ी कहा है। तो अब क्या होगा, कानून क्या कहता है? ये जो लोग एतराज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा? देखें, माइकल होल्डिंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। कैप्टन वर्बली बोल नहीं सकता, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होगी। उसने जो लिखना है, जो बातें करनी है, वो अपनी कैप्टन रिपोर्ट्स में लिख कर देगा मैच रेफरी को, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उस पर आईसीसी एक्शन लेगा। ये मीडिया में आके बात करना जो भी कोई प्लेयर नहीं कर सकता, कोई कैप्टन नहीं कर सकता। कैप्टन करेगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस पर और उस पर फाइन भी हो सकता है, और दूसरी जो आईसीसी की रेगुलेशन, कैप्टन करे या कोई प्लेयर भी करे, जैसे बाकी प्लेयर्स ने किया है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने। अगर मीडिया पे बात की है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने तो उन पे छपी है, आज मैंने पढ़ी ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बातें, उनके कोट्स छपे हुए हैं कार्लोस ब्रैथवेट के। नहीं, अगर कोई ऑथेंटिक बात होगी तो आईसीसी डेफिनेटली एक्शन लेगा इस पर। अच्छा, आईसीसी के एक्शन में और भी चीज़ें हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। वो एमएस धोनी वाला इशू जो है उस पर तफसीलन जो कानून कहता है उस पर हम बात करेंगे। अब इस मैच को अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस तरह से आई थी मैदान में और वही उनकी एग्रेसिव अप्रोच, ये वजह भी रही कि उन्होंने 24 वाइड बॉल्स किए हैं। हाइट की वजह बहुत ज़्यादा है। आपने 4 ओवर कर दिए एक्स्ट्रा, 4 ओवर और 1 नो बॉल की उन्होंने,
तो तकरीबन 4 ओवर इस वनडे क्रिकेट में ये एक्सेस है। वाइड बॉल अगर आप बाउंसर्स पे कह रहे हैं, लेग साइड पे वाइड बॉल की हैं, ये तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आगे फाइनल 4 में जाना है वेस्ट इंडीज़ को। अटैकिंग बॉलिंग बिल्कुल करें, मगर अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करके करें। अच्छा, अब ये है कि साथ साथ अपडेट्स भी हम देते रहें। इस वक्त बारिश का सिलसिला है और पाकिस्तान श्रीलंका का मैच मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से टीम्स भी अभी तक अपने होटल से स्टेडियम की तरफ नहीं गई हैं, उनका जो रवानगी है उसको रोका गया है। आसिफ भाई, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये अनकंट्रोलेबल्स हैं, इसके बारे में सोचना न टीम वालों को भी नहीं सोचना चाहिए ना हम भी। हम जा रहे हैं मैच खेलने, हम मैच पे फोकस करेंगे। बारिश होती है, डेस्टिनी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, तो टोटल फोकस आपका मैच पे होगा, तभी पॉजिटिविटी। अगर ये माइंड में आएगा बारिश होगी, पता नहीं मैच होता है 20 ओवर का 30 ओवर का, आप अपनी प्लानिंग से जाएँ। मैच होगा, बारिश को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये अनकंट्रोलेबल्स हैं, अगर इसकी तरफ फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी। और दूसरी बात मसरूर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना गम मनाने की क्या ज़रूरत है, कि ये आप क्या समझते हैं कि ये पॉइंट्स आपके 2 पॉइंट्स पक्के हैं, आप हार भी सकते हैं श्रीलंका से, नहीं हार सकते? डेफिनेटली श्रीलंकन बॉलिंग सीमिंग कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त, जिस तरीके से श्रीलंका ने बॉलिंग की है, लकमल, उदाना, मलंगा मौजूद है, यू नेवर नो। पेस अटैक उनका बहुत अच्छा है, बैटिंग मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही है, उनके परेरा के अलावा कोई इतना स्कोर नहीं कर रहा, बट इन दीज कंडीशन श्रीलंकन बॉलिंग लाइन आर वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इतना ज़्यादा जहाँ तबसरा सुने वहाँ ये कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारे हाथ से 2 पॉइंट जा रहे हैं, हमारे हाथ से 2 पॉइंट जा रहे हैं। आपको हो सकता है 1 पॉइंट की गनीमत समझें, 1 पॉइंट को भी आगे जो मैचेस हैं उनको जीतने की कोशिश करें ना। बिल्कुल, आगे आपने सब टीमों से खेलना है। अभी तो आपने कहा ये तीसरा मैच है, तो आपके अभी भी 7 मैचेस इसके बाद भी बाकी हैं, तो वहाँ से जीतिए ना 5 मैच। बिल्कुल सही बात। श्रीलंका को कमज़ोर हरीफ तो हमें नहीं समझना चाहिए। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं पिछला मैच कर लूँ, फिर हम चलेंगे ज़ैनब अब्बास की तरफ भी, वो उनसे पूछ लेंगे। मौसम को हटा के जो बाकी सूरत हाल पाकिस्तान की बनती है वो हम उससे पूछेंगे। इस ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हम बात कर लेंगे उनसे। तो शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा जा रही थी, लेकिन मिडिल में जो स्मिथ ने इनिंग खेली है उसके बारे में 2 राय हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बहुत कम तादाद में कि स्लो खेले। 73 उन्होंने स्कोर किया है। कैसी लगी आपको इनिंग में? इसमें और भी सवालात हैं मेरे जहन में, क्योंकि मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा था। सर स्टीवन स्मिथ ने आज मुझे जो सर आपने लगाया? नहीं स्टीवन ओके, मुझे ऐसा लगा आप कह रहे हैं सर स्टीवन स्मिथ। नहीं, स्टीव वॉ की याद दिलाई, ठीक है। जो कंडीशन, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, देखिए एग्जीक्यूट किया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2003 में ऑस्ट्रेलियन की जो पॉलिसी है ना, नेवर गिव अप की, 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ 86 for 4 थे ऑस्ट्रेलिया। एंड्रू सैमंड आके गेम चेंज करके चला गया, 310 कर देती है ऑस्ट्रेलिया। सब पाकिस्तान बॉलिंग, वकार यूनुस वगैरह सब पेस अटैक टॉप। 79 for 5 यहाँ भी थे, यहाँ पे भी 79। गेम चेंज किया स्मिथ और कैरी ने जो पार्टनरशिप की। आप देखें 10 ओवर के बाद मिडिल में 10 से 21 ओवर तक उन्होंने 3 रन के एवरेज से रन बनाए। उन्होंने स्कोर अपना लिमिटेड कर दिया, जो टारगेट था उसको कम कर दिया। पहले डेफिनेटली 300 प्लस पे जा रहे थे वो, स्टार्ट उन्होंने ऐसे ही किया, 2-3 ओवर में 25 रन थे उनके, मगर उन्होंने कर्टेल किया, अपना प्लान बी पे आए कि यहाँ पे स्टे करें विकेट पे। ठीक है, 73 स्मिथ, कैरी 93। नो, कैरी वाज 40 नेथन ने किया 90। लेकिन वो जो पार्टनरशिप आप बात करें, जो आपने एक बात की बीच में कि उन्होंने टारगेट को रिवाइज किया, गेम अवेयरनेस इसी चीज़ को कहते हैं जी। गेम अवेयरनेस और टैक्टिक्स जो आप हमेशा कहते हैं, और ये हमेशा होता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ए प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो, प्लान बी पे चले गए, विकेट इंटैक्ट रखी और पेस, गेम के पेस को स्लो डाउन किया, और जब सेटल हो गए फिर उसके बाद अपना गेम खेला। स्मिथ को ज़्यादा क्रेडिट जाता है या वेवर्ड बॉलिंग रही वेस्ट इंडीज़ की इतना, और कप्तानी ख़ास तौर से, कि उन्होंने प्रेशर इतना नहीं डाला कि वो विकेट्स लेने की जो तसलसल है उसको बरकरार रखें? देखें, बॉलिंग तो उन्होंने जिस स्टाइल से वो करते आ रहे हैं उसी स्टाइल से की। बाउंसर स्मिथ को भी लगी और स्मिथ ने बॉलें उनकी लगी भी, मुश्किलात भी हुई, मगर उन्होंने कोई स्टॉपेड शॉट नहीं खेला। वो सर्वाइव करते रहे। कुछ देर के बाद नया बॉल पुराना भी हो गया, तो थोड़ा इजी भी हो गया। जब उसको इजी हो गया, उसने रन बनाए, क्योंकि बैट्समैन तो नो डाउट एक टाइम पे वो नंबर 1 भी रहा है वर्ल्ड का। अच्छा, आपको लगता है कि नए गेंद से तो वेस्ट इंडीज़ की जो फायर पावर है वो नज़र आती है, पुराने गेंद से उनके पास अभी वो बात नहीं है कि रिवर्स कर सकें, या तो स्लोअर बॉल पर भी इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते? स्लोअर बॉल पे वाकई इतना रिलाई नहीं करते, मगर रिवर्स जो पुराना बॉल सबसे अच्छा अगर देखा जाए वर्ल्ड क्रिकेट में, वो पाकिस्तानी बॉलर्स ही करते रहे हैं बिकॉज ऑफ रिवर्स। अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीमें भी डेवलप कर रही हैं, वो रिवर्स पे इतना नहीं कर रही, वो स्लोअर 1 बॉल्स पे रिलाई करती हैं ज़्यादा।
तो पाकिस्तान की एक नेशनल था जिन्होंने इन्वेंट की रिवर्स स्विंग, और इसी तरीके से जूनियर्स में भी ट्रांसफ़र होता गया। वो तो पूरा आर्ट ट्रांसफर हो रहा है जैसे करते थे रिवर्स स्विंग, जैसे नहीं, वो वाला ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप तो उससे बात ना करें, आप वो वाला ट्रांसफर नहीं हो रहा बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि अगर फास्ट बॉलिंग में एक एक्सपीरियंस बॉलर उनके कीमार रोच अगर होते तो शायद ज़रूर फ़र्क पड़ सकता था। बहरहाल एक्सपर्ट इस पर ज़्यादा जानेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। विल गो स्ट्रेट टू UK टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान कैंप आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की, और उससे पहले हम जो गुज़िश्ता दिन मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें परफॉर्मेंस के साथ साथ अंपायर्स की परफॉर्मेंस पर भी हम बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की तरफ आएँ अगर, जो अब वो टारगेट चेस करने के लिए जाते हैं, क्रिस गेल एक अच्छे मूड में शुरू होते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उनको आउट करने की बड़ी जल्दी है। जिस तरह के डिसीजंस उनके खिलाफ आए, उन पर क्या कहा जाए। वो जो नो बॉल ख़ास तौर से था, वो कैसे इस तरह की चीज़ें, पता ह्यूमन एरर के ज़ुमरे में कितनी मरतबा डाले हैं। देखें, ये तो अब थर्ड एम्पायर भी था, वीडियो लिंक पे वो देखकर वो एम्पायर को इंटिमिडेट कर सकता था कि नो बॉल है, आप दोबारा से अपना फैसला चेंज करें, मगर उन्होंने नहीं किया। ये तो ICC इसको देखेगा, क्या है इसमें, क्या कह सकते हैं, मैच तो हो गया। चलें अब वो कि अंपायर को इतना प्यार है खेल से, और प्यार अंधा होता है, कहा गया है कि प्यार अंधा होता है। बहरहाल आज हमारा मैच है भाई, श्रीलंका से हमारा मैच है, और सब ये कह रहे हैं कि बारिश ना हो ताकि हमारा एक पॉइंट कम ना हो। भाई कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। जब तक मैच होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। बहरहाल इस बारिश के एलिमेंट को हटाते हैं, हम चलते हैं UK। ज़ैनब अब्बास हमारे साथ हैं और उनसे पहले टीम कॉम्बिनेशन का पूछते हैं, फिर और मज़ीद सवाल करेंगे। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि बारिश वाला एलिमेंट हटा देते हैं एक लम्हे को, ये बताइए टीम कैंप इस वक्त क्या सोच रहा है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर से टीम कॉम्बिनेशन श्रीलंका के ख़िलाफ़ क्या बनाने की तैयारी है, कोई तब्दीली है आपकी नज़र में? आई थिंक कि पाकिस्तान नॉर्मली जब जीतता है मैच तो उसके बाद विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं जो है वो चेंज करते। पिछले मैच में जो कॉम्बिनेशन थी वो उनके लिए चल गई इसलिए बिकॉज उनके पास मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक जैसे बॉलर्स थे, ऑफ स्पिनर्स थे, जिन्होंने फिफ्थ बॉलर का जो है रोल निभाया। फिर इसके अलावा वहाब रियाज़ और मोहम्मद आमिर की भी जो थी बहुत अच्छी बॉलिंग थी, और शादाब खान के आने से पाकिस्तान के स्क्वाड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। वो एक जो मैच विनिंग और जनरली विकेट टेकिंग एबिलिटी जो लैकिंग थी इंग्लैंड सीरीज़ में, उनकी वजह से जो है वो नज़र आया। तो मेरा नहीं ख्याल से कि जो है कोई चेंज हो रहा है इस मैच के लिए। अच्छा, मैं आपसे क्विकली दूसरा सवाल करने से पहले आखिरी सवाल आपसे करूंगा, विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। इस पे बात कर लेते हैं ज़रा। कॉम्बिनेशन तब्दील नहीं किया जाएगा इस वजह से कि आप जीत गए हैं, या इस वजह से कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी यही कॉम्बिनेशन आपका बेहतर है? देखें, अगर रेन अफेक्टेड मैच होता है तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्योंकि बॉलिंग का लैक हो रहा था कि अब शोएब मलिक पूरे 10 ओवर नहीं कर पा रहे थे। शॉर्टर वर्जन में बेस्ट कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात की है। चलें ठीक है, मैं आखिरी सवाल ज़ैनब ये भी बता दें कि वहाँ बहुत बात होती होगी, मैंने आपको आपके इंटरव्यूज़ में जो आप साइड लाइन्स पे करते हैं ये बहुत दफ़ा डिस्कस करते सुना है कि इनकन्सिस्टेंट है पाकिस्तान की टीम। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, और क्या आप समझती हैं कि क्यों ये इनकन्सिस्टेंसी का टैग है हमारे ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, कैसे इससे निकला जा सकता है? जो अनप्रडिक्टेबिलिटी का जो टैग है पाकिस्तान का, वो इसलिए होता है क्योंकि शुरू में हम जब भी स्टार्ट करते हैं टूर्नामेंट तो एक हमें जैसा स्लो स्टार्टर्स हैं, वो शुरू में नर्वसनेस होती है, थोड़ी नज़र आती है, प्लेयर्स आर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन जब बहुत बुरी हार होती है तो फिर एक वो रियलिटी चेक भी होता है। फिर पाकिस्तान कोशिश ही करता है कि अब जो है हम इसको चेंज करें और इस अपना पूरा 110% थे, जो कि हमें नज़र आया इस टूर्नामेंट में भी। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हम हार गए, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम को हमने हरा दिया, विच इज़ द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इसीलिए अनप्रडिक्टेबिलिटी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ क्यों है और क्यों होता है, आई फील कि एक कंसिस्टेंसी का कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा। एंड वो जो कल्चर है आई थिंक वो अंडर 19 लेवल पे ही डेवलप हो सकता है, अगर आप डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म और इन चीज़ों पे फोकस करोगे। और जिस तरह की एक वो प्रोफेशनलिज्म जो है पाकिस्तान की क्रिकेट में लैकिंग है, अगर वो एक दफ़ा आ जाएगा तो आई फील ये चीज़ भी जो है काफ़ी हद तक जो है हट जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब अब्बास आपका, आपने वक्त दिया और बड़ी तफसील से बात की। आप पर सवाल आया है जी जी। अंडर 19 की सतह से अगर आप ये जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं लेके आएंगे तो ये ऊपर उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या होता है अंडर 19 में, अंडर 16 में भी आपने काम किया, अंडर 13 में भी आपने काम किया। 13 साल के बच्चों और 16 साल के बच्चों से तो ये एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है ज़रा मुश्किल काम है कि उनसे कहें कि वो तसलसल बरकरार रखें, क्योंकि वो तो सीख रहे होते हैं। 19 की सतह पर भी तसलसल नहीं है। 2006 में आप जब जीते चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, उसके बाद से अंडर 19 में परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, इतनी अच्छी नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, इतनी अच्छी नहीं है, हम ज़ाहिर बात है उसके बाद से जीते नहीं है वर्ल्ड कप, बट स्टिल देखिए अंडर 19 और अंडर 16 ये जो है ना, ये प्रोसेस है, ये मतलब एक नर्सरी है जो आगे हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड कप जीते नहीं मगर आप प्लेयर्स देख लें कि जो अंडर 19 से आगे गए, चाहे ये बाबर आजम हो, ये तो अंडर 16 की प्रोडक्ट हैं, टैलेंट हंट की प्रोडक्ट है, उस वक्त से खेलते आ रहे हैं, चाहे शादाब खान हो, ये सारे लड़के अंडर 19 की प्रोड्यूस। मेन चीज़ है पाइपलाइन, अगर आप पाइपलाइन से लड़के प्रोड्यूस करके पाकिस्तानी टीम को दे रहे हैं तो आपका काम पूरा हो रहा है। विनिंग एंड लूजिंग डजंट मैटर इन अंडर 19 क्रिकेट। अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी है ये मैटर करती है। विनिंग एंड लूजिंग कैसे नहीं मैटर करती भाई, कैसे नहीं मैटर? जब आप नहीं, अगर नहीं करती मैटर तो फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले भी आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए वहाँ गए थे, वहाँ हारे तो इंक्वायरी क्यों करता है फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? उसने इंक्वायरी बिठाई है, आप उस कोचिंग पैनल का हिस्सा थे। इंक्वायरी तो 2015 में बांग्लादेश में बैठी थी, वो एक दूसरे इशूज़ थे मगर क्रिकेट बेस्ड इश्यूज़ नहीं थे। उसके बाद भी इंक्वायरी बैठी है जावेद मियादाद साहब की सरबराही में। उसके बाद फिर उसका देखें, अगर आप जीत नहीं रहे तो फिर आप अफगानिस्तान से भी हारे ना इमर्जिंग एशिया कप में। 2 मैच इमर्जिंग एशिया कप में भी हारे, वर्ल्ड कप में भी हम अफगानिस्तान से हारे, लेकिन फिर अफगानिस्तान जीत गई, उसने तो फिर पूरे रीजन में डोमिनेट कर रही है अंडर 19 की सतह। अंडर 19 की सतह पर डोमिनेट कर रही है, मगर उसका इशू ये भी है कि उनके पूरे आईसीसी में भी कंप्लेन गई हुई है कि उनका मेडिकल जो है लड़के काफ़ी एज में बड़े खेल रहे थे। तो हमारे हम उनके यहाँ, अब हमारा काफ़ी मैं कुछ नहीं कह रहा, ये तो एक कानून के तहत है। तो इससे पहले इसका मतलब ये हुआ कि 2006 तक हम भी जीत रहे थे। तो 2006 तक हम भी जीत रहे थे जी, हम भी जीत और हम उसके बाद से हम नहीं जीत रहे, अब अफगानिस्तान जीत रहा है। सब तो मतलब कॉन्सेप्ट सबका डिफरेंट है, ठीक है। अगर अंडर 19 जूनियर से बेसिक जो है पाकिस्तानी टीम को फीडबैक देना, ठीक है। अगर जूनियर सतह पे लड़के पाकिस्तानी टीम में जा रहे हैं, अच्छा अभी चलें आप ये बता दें, ठीक है आपकी बात समझ गए, यहाँ से जा रहे हैं। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ओपनर्स आना बंद हो गए हैं, क्या फास्ट बॉलर्स आना बंद हो गए हैं, क्या विकेट कीपर्स आना बंद हो गए हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 10 नाम आप दे दें ताकि कौम सुकून में आ जाए कि ये बैट्समैन आ रहे हैं, ये 2-3 विकेट कीपर्स अच्छे आ रहे हैं, या ये बॉलर्स आपके ख्याल में अंडर 19 में अच्छे हैं, ताकि ज़रा हौसला हो जाए, कौम घबराए नहीं ना। सर अभी तो फास्टेस्ट आपका मोहम्मद हसनैन कहाँ से आया है? हैदराबाद, अंडर 19 16 तो आया ना, प्रोडक्ट आई ना। शादाब खान कहाँ से आया? अंडर 19 16 सही। बाबर आजम अंडर 16, ये सारा एक शाहीन-शाह अफरीदी कहाँ से आया? ये सारे प्रोसेस में अभी नहीं, ये तो आ गए ना। ये तो हसनैन तो बिल्कुल अभी की प्रोडक्ट है ना। हसनैन तो इससे पहले भी आया ना। हसनैन तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पिछले साल भी ले लिया था, लेकिन वो अनफिट हो गए, फिर वो पीटीवी में आ गए, पीटीवी के साथ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसके बाद फिर नबील हाशमी की नज़र उन पे पड़ी और वो ले गए। आपके और मेरे सामने का ही किस्सा है पिछले दिसंबर में। तो ये तो हो गया, ये तो आ गए लाइमलाइट में। अभी भी मैं मुतमईन हो जाऊं कि 5 करीब अच्छे बैट्समैन हैं हमारे पास पीछे अंडर 19 में जिनका आप नाम ले सकें। सर बिल्कुल अंडर 19 में पीछे बैकअप है। अभी रोयल नज़ीर परफॉर्म कर गया है, गए हैं अभी कप्तान गए, हैदर अली था, ठीक है, साइम अयूब है, अंडर 16 की से आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके 150 रन की इनिंग खेली है, ठीक है। ये इनिंग बड़ी ओवरसीज़ जाके कहीं खेलना बड़ा डिफिकल्ट होता है उन कंडीशन में। अंडर 16 का बच्चा अडॉप्ट करके, उधर मोहम्मद ताहा है, उमैर यूसुफ है, ठीक है, ये तो बैट्समैन हो गए। बॉलिंग में नसीम शाह है, वो भी अनफिट हो गए, मगर ही इज़ वेरी गुड, वेरी क्विक। नसीम शाह जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अभी थे जी, जिनके अनफिट होने के बाद हसनैन आया, मतलब क्या स्टोरी है। जी, तो वो भी अंडर 16 से ही आ रहे हैं, वो भी अंडर 16 से। ये नहीं है कि एनसीए या हमारा जूनियर लेवल पे कोचेस काम नहीं कर रहे, ये सारी प्रोडक्ट, जाहिर बात है पीएसएल ऐसा ब्रांड है, इधर जाके हाईलाइट हो जाते हैं पब्लिक को। ये कि अभी आपकी जो अंडर 19 टीम है श्रीलंका में सीरीज जीत के आई, आजम खान उसके साथ, मुतशिम रशीद उनके साथ, सारे कोचेस बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सीनियर कोचेस जो है हमारे काम कर रहे हैं, लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर हाईलाइट नहीं हो पा रहे। जाहिर बात है कि मौका पीएसएल में भी नहीं मिलता हमारे अपना एनसीए के कोचेस को, मगर काम सब कर रहे हैं। हम बैठे में क्योंकि आप अंडर 19 के साथ ही रहते हैं, कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड कप का सिलसिला जब ख़त्म हो तो ख़ास तौर से जो अंडर 19 और 16 की लॉट है, मैं इनकी मदद से उनको हाईलाइट करने की हम कोशिश करेंगे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से हम उसको करेंगे। बहुत सारे नाम लिए तो आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बैट्समैन पीछे आ रहे हैं, विकेट कीपर्स हमने देखे हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ ब्राइट, और जिस तरह से परफॉर्मेंस होती जाएगी
बात होती जाएगी। पाकिस्तान श्रीलंका के मैच पे ही हमने बात करनी है, और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जैसे आपने कहा कि इसके हिसाब से ठीक है कि हम यही कॉम्बिनेशन रखें। अगले कुछ बड़े मैचेस भी हमारे आने हैं, सिर्फ यही नहीं है। ये मैच में तो हो सकता है आप एक एक पॉइंट लेकर चले जाएं, लेकिन आपने फिर साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अफ़गानिस्तान है, इन टीमों के साथ आपने खेलना है। देखिए सेम कॉम्बिनेशन इस वजह से मैं कह रहा था कि जो लास्ट डिबेट भी पिछले मैच में यही हो रही थी, शोएब मलिक और इमाद वसीम। ठीक है, श्रीलंकन बैट्समैन लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं, और अगर ये रेन अफेक्टेड मैच होता है अगर, ठीक है, तो उसमें शॉर्टर वर्जन में जैसे पिछले मैच में 50 ओवर के मैच में शोएब मलिक ने 3 ओवर किया। अगर 30 ओवर 40 ओवर के मैच होता है तो उधर शोएब मलिक के 3-4 ओवर यूज़फुल होंगे आपको, और बैटिंग में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशन में खेलने की शोएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा इस जगह पे। इस वजह से मेरे ख्याल से, और मिकी आथर को मैं जानता हूँ, वैसे भी उसकी थ्योरी यही है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो वो उसको कोशिश ये करता है कि लेकिन मजबूर बात यह है कि एक लंबा फॉर्मेट है, इसमें आपको कहीं ना कहीं इंजरी का सामना हो सकता है, तो उसमें आपके पास बैकअप मौजूद है। आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स बैठे हैं बैकअप में, उसके अलावा एक ऑलराउंडर है इमाद वसीम की शक्ल में, एक आपके पास हारिस सुहेल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर कहीं पर भी आपको हिट लगती है तो उसका बैकअप आप लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इस पर मैं बात करूंगा तफसील से। वैसे इसमें एक दूसरा रास्ता भी है, जो टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी है उसके थ्रू भी आप बाहर से भी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। जैसे अभी मोहम्मद शहजाद इंजर्ड हो गए, नी इंजरी का शिकार वो हुए हैं, अफ़गानिस्तान के एस विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन उनकी जगह उन्होंने दूसरा प्लेयर ले लिया है, तो ये भी एक ख़बर है। और मज़ीद हम बात करेंगे, MS धोनी साहब इस वक्त अताब का शिकार हैं और उन्होंने ग्लव्स पहने हैं खिलाफ कानून। उनका पूरा मीडिया ये कह रहा है कि ना उतारें, लेकिन उतारने पड़ेंगे, कानून है। क्या है कानून, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। कोई अच्छी खबरें नहीं है जो पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से आ रही हैं। मौसम आज बड़ा अलग ही मूड है मौसम का, और बरसात हो सकती है, और ये मैच मुकम्मल तौर पे वॉश आउट भी हो सकता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दिया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा शायकीन मायूस हैं, और यकीनन होना भी चाहिए। खेल नहीं मिलेगा देखने को तो वो मज़ा नहीं मिलेगा। दिस इज़ वर्ल्ड कप, दिस इज़ द लास्ट छुट्टी एज वेल, जो तो उसको एंजॉय कर लें। बल्कि 2 छुट्टियाँ और हैं, सैटरडे संडे 2 छुट्टियाँ और है भाई, फीस्ट है आप लोगों के, मज़े हैं। हम तो रोज़ आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड, हम तो रोज़ आ रहे हैं भाई। हमारी तो ईद भी यहीं पे स्टूडियो में लेकिन चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक तो आपने खबर सुन ली मौसम के एतबार से, आपने टीम कॉम्बिनेशन और टीम के हवाले से चीज़ें भी सुन ली जो ज़ैनब अब्बास साहिबा ने बताया। उसके अलावा मसरूर साहब बैठे हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रोशनी डाल रहे हैं। अंडर 19 का जिक्र करना इसलिए भी हमने यहाँ ज़रूरी समझा कि एक उम्मीद ज़रूर लोगों को मिले, और एक तहरीक भी मिले साथ साथ, कि आप इस जूनियर सतह पर भी जो क्रिकेट हो रही है उसको आप फॉलो ज़रूर करें। आज ही अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट देखेंगे, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट अब हो गई है, मीडिया डिपार्टमेंट की तारीफ़ करना होगी कि हर छोटी छोटी डिटेल, चाहे कोई भी सतह की टीम हो, वो आपको वहाँ मिल जाती है तस्वीर के साथ, टेक्स्ट के साथ। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अंडर 19 की टीम ने 3-2 सीरीज़ जीती है श्रीलंका जाके, तो वहाँ उस टीम की पूरी तस्वीर है। टीम के कोच हैं आज़म खान टीम के साथ, और मोहतशिम रशीद टीम के साथ हैं, रोहेल टीम के कप्तान हैं। रोहेल मुसलसल खेल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था उसमें भी रोहेल खेले थे, और वर्ल्ड कप में भी रोहेल खेले। और खुशाइंद बात यह है कि इस अंडर 19 को सिलेक्ट करते हुए ये जहन में रखा गया था, मसरूर की तरफ ही ले आता हूँ ये सवाल, कि जो साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है अभी 1 महीने के बाद, उसमें भी यही लोग जा सके। जी जी, और फिर उसके अलावा जो बड़ा इवेंट है आपका, उसमें भी ये लोग जा सके। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, वो मेरे ख्याल से 1 जुलाई से काम शुरू करेगी। तो अभी जो पिछली सिलेक्शन कमेटी ने जो बंच ऑफ प्लेयर्स रखे थे, उसी में से लड़के साउथ अफ्रीका जाएंगे। वही, और उसके बाद फिर आपका बड़ा इवेंट भी तो है ना, वर्ल्ड एशिया कप आएगा। उसके बाद एशिया कप आएगा, तो वो न्यू सिलेक्शन कमेटी, जो सलीम जाफ़र चीफ सेलेक्टर बने, अरशद खान आए, बड़ी अच्छी सिलेक्शन, तौफीक उमर, अरशद खान, सलीम जाफ़र, तो वो सेलेक्ट करेगी बाकी की टीम। कोचेस का कितना इनपुट होता है जूनियर सतह पे सिलेक्शन में? रीजनल कोचेस का इनपुट तो हमारा रीजन तक रहता है। जैसे हम रीजन्स के टूर्नामेंट खेलते हैं, हर कोच अपने रीजन में ज़बरदस्त काम कर रहा है, अंडर 19 लेवल पे और सीनियर लेवल पे भी। इसी वजह से लड़के प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनपुट ये होता है कि अगर जैसे सेलेक्टर्स का भी पूछ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं
या NCA से मुदस्सर नज़र या अलीजिया भाई फ़ोन करके पूछ लेते हैं इस लड़के की डिटेल रिपोर्ट दो, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग अब एक रेगुलर बेसिस पे आपको हर टूर्नामेंट के बाद करनी पड़ती है रिपोर्ट राइटिंग। तो उसमें डिटेल होती है, एनालिसिस होते हैं उस प्लेयर के, उसके लाइफ स्टाइल्स होते हैं, सारी चीज़ें, पूरी डिटेल रिपोर्ट अब डाटा में NCA के डाटा में हर प्लेयर की जूनियर सतह में, चाहे 16 हो चाहे 19, उसकी डिटेल रिपोर्ट। अच्छा मसरूर, ये बताइए कि आप कराची अंडर 19 के रीजन के कोच भी हैं। जी जी। आपके अंडर कराची वाइट्स है? जी जी, वाइट्स है, ब्लू आसिम रिजवी के पास है, अभी आपने सेलेक्ट किया है, क्या तरीका? ये पहला स्टेप होता है, इससे पहले तो जोन्स आते हैं और फिर सारी चीज़ आती है, लेकिन रीजन के लेवल पे ये पहला स्टेप है कि अंडर 19 की टीम बन गई। जी जी। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, NCA, A टीम, क्या स्टेप्स होते हैं? देखिए, इसके बाद अभी टीम बन गई, डिस्ट्रिक्ट खेले लड़के, उनकी परफॉर्मेंसेज आई, ट्रायल हुए, 3 दिन के ट्रायल हुए, आपने सेलेक्ट कर ली टीम 20, नेशनल सेलेक्टर भी आया कोई ना कोई जूनियर सिलेक्शन कमेटी से, उनके साथ मिलकर आपने टीम बना ली। इसके बाद 8 वीक्स की एकेडमी, जब से मुदस्सर नज़र आए हैं एकेडमीज़ दोबारा से लगनी शुरू हुई और लॉन्ग बेसिस पे, मतलब 8 वीक्स की एकेडमी हो गई, जहाँ पे इन हाउस एकेडमी होती है, बच्चे वहीं पे रहते हैं, खाते पीते, ट्रेनिंग सुबह शाम, एक रूटीन माहौल में आ जाते हैं। फिर 8 वीक्स की एकेडमी के बाद आपका रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होता है, जिसमें तमाम सिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बाद 1 डे एंड 3 डे दोनों होते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बाद आपको पाकिस्तान अंडर 19 के नए लॉट मिलती है कि नए प्लेयर किस किस ने परफॉर्म किया, उनको कैंप्स में बुलाया जाता है, इमर्जिंग कैंप्स, हाई परफॉर्मेंस कैंप NCA में लगाए जाते हैं। उसमें बॉलर्स का भी स्पेशलाइज होता है, बैट्समैन का भी होता है, विकेट कीपर्स का भी होता है। तो कैंप्स लग रहे हैं मुसलसल, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेटर्स जूनियर्स लेवल पे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस उनको एक जगह इकट्ठा रखना है, उन पे काम करना है और आपको प्रोडक्ट, यानी पाथवे बना हुआ है। बिल्कुल पाथवे अच्छा बना हुआ है। और ये जो एकेडमी हमारी लाहौर में थी, अब एक तो कराची में बन गई जी। मुल्तान में भी एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जी मुल्तान में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक्टिव है बिल्कुल, वहाँ पे भी कैंप्स लगते हैं। जब पाकिस्तानी टीम, कभी कभी ये होता है पाकिस्तानी मेन टीम NCA लाहौर में प्रैक्टिस कर रही होती है, जो जूनियर जो है मुल्तान चले आते हैं, कभी कराची आ जाते हैं। तो ये सिस्टम है, जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ईजी होती है तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ चलते चलते इसी टॉपिक पे बता दें, फिर मैं और चीज़ों की तरफ जाऊँगा। ख़वातीन क्रिकेट में भी अब काफ़ी आपके रीजन कोचेस की इनपुट होना शुरू हो गई, जैसे इकबाल इमाम अब आए हैं, वो पहले हैदराबाद रीजन के साथ थे, कराची रीजन के भी वो हेड रह चुके हैं। जी, अभी भी हेड कोच है। अभी भी वो हेड कोच है। तो अब ये ख़वातीन क्रिकेट को भी काफ़ी सीरियस लेना शुरू कर दिया। जी 100% ख़वातीन क्रिकेट को बहुत सीरियस, और उसके बाद से परफॉर्मेंस भी देख लें ख़वातीन की बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और टीम इंटैक्ट हो गई। इनफैक्ट अभी इस सीरीज़ से जाने से पहले इन्होंने ट्रायल मैचेस अरेंज किए थे, तो मुझसे कांटेक्ट किया था इकबाल भाई ने, अंडर 16 के कुछ बच्चे चाहिए थे, उनके अगेंस्ट, बॉयज़ के अगेंस्ट खेल रही थी पाकिस्तानी टीम, और मैंने खुद देखा बड़ी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया था, कोचेस मेहनत कर रहे थे और जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने। चलें, ये अच्छी बातें होंगी, और मैं हमेशा इनसे ये भी कहता हूँ कि ख़वातीन की टीम के भी व्यू पॉइंट्स हैं और होंगे और होने चाहिए, कि जो मर्दों का वर्ल्ड कप चल रहा है उसके हवाले से, तो हमें उनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि हम करें। कल ही सना मीर ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है मर्दों की क्रिकेट की, इनकन्सिस्टेंसी, उसका रीज़न उन्होंने लिखा। तो बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, ज़रूर आप उसको पढ़िएगा। लेकिन कुछ ऐसी, जहाँ हम खूबसूरत बातें कर रहे हैं, वहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हो रहे हैं क्रिकेट फील्ड पे। भारत के साबिक कप्तान MS धोनी को ICC ने एक वार्निंग दी है कि वो जो ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने पिछले मैच में इस्तेमाल किए, उनमें एक इजाफी लोगो है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मना किया है कि वो अपना एक ख़ास मकसद को प्रमोट ना करें। ICC ने क्लियर कट उनसे जो बात की है वो ये है कि आप अगर कानून पढ़ें, ICC का क्लोथ्स का और इक्विपमेंट्स का जो कानून है 19 है उसकी शेख, और उसका जो 47 है, पेज नंबर 47, यानी अगर आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान में, तो आप 1947 याद रख लें और उसको आप पढ़ लें। 19वां क्लॉज है, पेज नंबर 47 है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ग्लव के ऊपर मैन्युफैक्चरर के 2 लोगोस के अलावा आप कोई तीसरा लोगो नहीं लगा सकते। उसमें ये नहीं लिखा कि आप कोई मैसेज नहीं दे सकते या कुछ और नहीं कर सकते। इट्स अ क्लियर कट रूल कि आप तीसरा लोगो नहीं लगा सकते, इसलिए उनको मना किया गया है कि वो इसको हटा दें। लेकिन अब ताज़ा इत्तला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी ICC को ख़त लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि ये ना हटाएं, क्योंकि ये खैर उनका मौक़िफ़ है, लेकिन इस बात को हटना नहीं चाहिए। कानून से आप ना हटें या इसको दूसरा एंगल ना दें, इसको जज्बाती, सियासी या मजहबी एंगल ना दें। मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय मीडिया में काफ़ी बात हुई, भारतीय कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम भी तो
कभी कोई जेस्चर दिखाती है। मिसबाह-उल हक ने एक जेस्चर दिखाया था लॉर्ड्स के मैदान पे जब टेस्ट मैच आप जीते थे, या टीम अगर कोई रिलीजियस एक्ट कर रही है तो उसके हवाले से यहाँ तक कहा कि जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं जो आउट करने के बाद एक ख़ास किस्म का उनका सैल्यूट का स्टाइल है। लेकिन इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक कानून सिर्फ कपड़ों और जो इक्विपमेंट है, जो गियर आप पहनते हैं उसके मुतालिक है, और एक कानून है जेस्चर्स के मुतालिक। तो दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को अलग अलग रहकर देखें। बात मैं यहाँ ख़त्म ये करूँ कि जो कानून जिसका हवाला दिया जा रहा है 19 और उसका पेज नंबर है 47 और ये कोड है कपड़ों और इक्विपमेंट के हवाले से, उसमें साफ लिखा है कि विकेट कीपिंग ग्लव्स पे आप 2 लोगों मैन्युफैक्चरर के 2 लोगो लगा सकते हैं, तीसरी कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो वो खिलाफ कानून है। यहाँ ये बात मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हम क्या इस पर बात करें। आप तो खैर कानून समझते हैं, आप जी। तो इन चीज़ों को डील भी करते हैं। चलते चलते अगर इस पर कुछ आप कहना चाहें। नहीं, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर गलत पहना तो मैच ऑफिशियल एम्पायर्स ने रिपोर्ट करनी थी। आईसीसी ने इंटरवीन किया है तो एम्पायर्स जो थे उन्होंने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। वो मैच रेफरी ने उसकी क्या रिपोर्ट है, उसने डेफिनेटली मैच में ये हुआ है ना इंसिडेंट, आईसीसी ने तो बाद में देखा, तो मैच ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे। और ये है कि एक चीज़ का ये भी ख्याल रखें, जब आईसीसी आपको लीवे देती है, जब आईसीसी ये कहती है कि आप अपनी सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप 15 दिन का रेस्ट ले लें और बाद में मैच खेलें, तो तब आईसीसी अच्छी है। लेकिन अगर आईसीसी दूसरा कानून आपको दिखाए तब आईसीसी बुरी है। तो इन चीज़ों को भी बैलेंस करना होगा। बहरहाल हम बैलेंस कोशिश करते हैं कि सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें, बैलेंस करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम को हम यहाँ समेटते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुकाबला हो और अच्छा मुकाबला हम देखें श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो उस पर हम बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में कल। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।